हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएस बाय अनुराग। दोस्तों, आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, ओडिशा के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धुन यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ? तो ओडिशा के बरगढ़ जिले में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धुन यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरगढ़ की धुन यात्रा को दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। यह भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है। अब ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वह है मोहन चरण मांझी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। ओडिशा की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग और उत्कल है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आदिवासी छात्रों के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है, जिसके तहत 2 लाख छात्रों को 5,000 रुपये की वार्षिक सहायता मिलेगी। 11 दिनों का प्रसिद्ध आदिवासी मेला भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ओडिशा सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जुड़कर स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान को देखते हुए सरकार ने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनु गर्ग को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ओडिशा की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनु गर्ग को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1991 बैच की आईएएस अधिकारी अनु गर्ग 1 जनवरी 2026 से कार्यभार संभालेंगी, जो ओडिशा के प्रशासनिक इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 भारत की राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में 23 दिसंबर 2025 को आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। विजेताओं की संख्या, राष्ट्रपति ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुल 24 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। प्रमुख पुरस्कार, प्रख्यात खगोल भौतिक विज्ञान प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत प्रतिष्ठित विज्ञान रत्न पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए से सम्मानित किया गया है। विज्ञान श्री डॉक्टर एस वेंकट मोहन और प्रोफेसर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित सहित 8 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार मिला। विज्ञान युवा, इसरो के अंकुर गर्ग सहित 14 युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। विज्ञान टीम, CASIR के अरोमा मिशन को विज्ञान टीम श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। यह आयोजन राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया MRI स्कैनर किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? भारत का पहला
स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया एमआरआई स्कैनर वोक्सेल ग्रिड्स ने विकसित किया है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोहो समर्थित स्टार्टअप वोक्सेल ग्रिड्स ने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया है जो चिकित्सा जांच को किफ़ायती बनाएगा। अब हम देखते हैं एमआरआई स्कैनर की कुछ खासियत। इस स्टार्टअप को जोहो और भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है। विशेषताएं: यह स्कैनर पारंपरिक मशीनों की तुलना में हल्का और कॉम्पैक्ट है। इसमें ड्राई मैग्नेट तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें तरल हीलियम की आवश्यकता नहीं होती है। लागत में कमी: स्वदेशी तकनीक के कारण इसकी निर्माण लागत आयातित मशीनों की तुलना में लगभग 40% कम है। स्थापना: इसे दिसंबर 2025 में नागपुर के पास चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में पहली बार नैदानिक उपयोग के लिए स्थापित किया गया है। इससे पहले इसका एक प्रोटोटाइप परीक्षण के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स में भी लगाया गया था। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु को किस अवधि के लिए BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो पीवी सिंधु को 2026 से 2029 तक की अवधि के लिए BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय बैडमिंटन दिग्गज पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जो वैश्विक स्तर पर खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किस देश ने अपनी पहली 8,700 टन श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो उत्तर कोरिया ने अपनी पहली 8,700 टन श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी का अनावरण किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए नई परमाणु पनडुब्बी का प्रदर्शन किया जिसने वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चर्चाओं को तेज कर दिया है। अब उत्तर कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं तानाशाह, वो है किम जोंग उन, और उत्तर कोरिया की राजधानी जो है वो प्योंगयांग है। 2025 के अंत में उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में युद्ध में शामिल हुए जिसे रूस ने वित्तपोषित किया है। उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है जिसमें हाल ही में हगसेत की यात्रा के बाद मिसाइल दागना और परमाणु सक्षम पनडुब्बी विकसित करने का दावा करना भी शामिल है। 2024 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ पुनर्मिलन के प्रयासों को औपचारिक रूप से छेड़ दिया है। उत्तर कोरिया पर रूस को सैन्य उपकरण और हथियार भेजने के आरोप हैं। पुरुषों के लिए उत्तर कोरिया में लगभग 10 साल और महिलाओं के लिए लगभग 5 साल की अनिवार्य सैन्य सेवा है। अब अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय के लिए कितने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय के लिए 3 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कानूनी मामलों में प्रभावी पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में खोजा गया सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर भूल भुलैया किस जिले में मिला है? तो सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर भूल भुलैया सोलापुर जिले में मिला है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरातत्वविदों को सोलापुर के बेरामड़ी क्षेत्र में एक विशाल पत्थर की भूल भुलैया मिली है
जो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो लगभग 2000 साल पुरानी मानी जा रही है और इसका संबंध सातवाहन काल से है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका संबंध जो है वो सातवाहन काल से बताया जा रहा है। यह 15 संकेंद्रित घेरों वाली भूल भुलैया लगभग 50 टाइम फीट क्षेत्र में फैली है। यह भूल भुलैया छोटे पत्थरों से बनी है और इसके चक्रव्यूह के समान डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात डिटवाहा से प्रवाहित किस देश के लिए भारत ने $450 मिलियन के मानवीय सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो श्रीलंका के लिए भारत ने $450 मिलियन के मानवीय सहायता के पैकेज की घोषणा की है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रवात के कारण हुई भारी तबाही के बाद भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के तहत श्रीलंका को यह बड़ी वित्तीय और मानवीय सहायता देने का निर्णय लिया है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वह अनुरा कुमारा दिसानायके हैं और श्रीलंका की जो राजधानी है वह प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान देशों ने ऐतिहासिक 5 वर्षीय रक्षा सहयोग समझौता MOU किया, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक में सहयोग को संस्थागत बनाता है। मई 2025 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर NPP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 43.26% वोट प्राप्त किए। 4 फरवरी 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। 2025 में श्रीलंका ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म थेरवाद को विशेष मान्यता प्राप्त है। कैंडी स्थित दंत मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक है। हम्बनटोटा बंदरगाह, यह बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दिया गया है, जो भारत के लिए सुरक्षा चिंताओं का विषय रहा है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो K4 मिसाइल की मारक क्षमता K4 मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। K4 एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है और K4 का परीक्षण बंगाल की खाड़ी में INS अरिहंत द्वारा किया गया था। तो अगला प्रश्न है, रूस ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना घोषित की है? तो रूस ने 2035 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना घोषित की है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के माध्यम से चीन के साथ मिलकर 2035 तक चंद्रमा पर एक स्वचालित परमाणु ऊर्जा इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की जो करेंसी है वह है रूबल। रूस ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की और 1 जनवरी 2025 को यह जिम्मेदारी ब्राज़ील को सौंप दी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस रूस भारत के नेतृत्व वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हुआ, जो बाघ और
अन्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए काम करता है? रूस यूक्रेन युद्ध। दिसंबर 2025 के अंत तक युद्ध अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। दिसंबर 28, 2025 को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शांति वार्ता के प्रयासों के बीच रूस ने कीव पर बड़े हमले किए। 2024-25 में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा। भारत के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 37% रही। तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के तकनीक सहयोग से बनाया गया है। रूस के रोसकोस्मोस ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किस भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए हरमनप्रीत सिंह को नामांकित किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और शानदार ड्रैग फ्लिपर हरमनप्रीत सिंह को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए चुना गया है। और हार्दिक सिंह जो है वो भारतीय टीम के उपकप्तान हैं। इनको भी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो ये थे हमारे 28 दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।